A very good afternoon to all of you. Welcome to the Wi-Fi Study Channel, changing the way of learning, India's #1 online education channel and the part of Unacademy. So guys, एक बार सारे के सारे जो है बहुत अच्छे तरीके से जुड़ जाइए. ये क्लास होती है आपकी बहुत ही खास. क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वो हम बायोलॉजी की थ्योरी जो है वो कंप्लीट करने लग रहे हैं. तो या तो आप 9th क्लास में, या आप दे रहे हो बोर्ड्स के पेपर, या दे रहे हो आप SSC का एग्जाम या रेलवे का एग्जाम, या फिर आप दे रहे हो किसी भी यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज का एग्जाम. आप लोगों के लिए अगर साइंस आपको टैकल करना है, या बायोलॉजी स्पेशली जो है वो हमको नहीं समझ आ रही है, या बायोलॉजी जो है वो उसमें हमको थोड़ी सी कहीं दिक्कत आ रही है, या कोई ऐसी चीज है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, तो है इज द क्लास. बायोलॉजी की पूरी थ्योरी जो है वो आज से शुरू हो रही है, क्योंकि कल तो सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि मैं आपको 43 जो चैप्टर्स है वो कराने वाली हूँ. अब किसमें कितना टाइम लगेगा वो हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ये वाला आपका पहला ही चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसके अंदर हमको कम से कम 2 क्लासेस जो है वो लगने ही वाली हैं. तो 2 क्लासेस है ना, 2 क्लासेस के अंदर हम डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट करेंगे. तो डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट्स में कंप्लीट करना है, आहार नाल और आपका दूसरा यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड. तो आज तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाई दे रहा है, कल जो है यहाँ पे टॉपिक होगा आपका ग्लैंड्स का, यानी कि ग्रंथियों का. तो समझ ही गए होंगे आज हम एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर जो है वो फोकस करने वाले हैं. थ्योरी की पीडीएफ आपको वर्ड फाइल में टेलीग्राम चैनल पे दिखेगी, जो टेलीग्राम चैनल अभी आपको यहाँ पे लिंक होके दिख जाएगा, है ना. तो थ्योरी की जितनी भी पीडीएफ हैं वो सारी की सारी आपको टेलीग्राम लिंक पे मिलेंगी, और टेलीग्राम लिंक यहाँ पे भी अभी अपडेट हो जाएगा, और आपको कमेंट सेक्शन में भी दिखना शुरू यहाँ पे होने वाला है. तो एक बार शुरू करें. ऐसे पढ़ाना कि जिंदगी में कभी पढ़ने की जरूरत ना पड़े. नहीं, मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगी कि इस सेशन के बाद मैंने आपको बोला 43 टॉपिक जो है वो मैं आपको कराने वाली हूँ. ठीक है, 43 टॉपिक जो है ना वो आपको कराने वाले हूँ, जिसमें हर एक टॉपिक का ऑलमोस्ट याद रख लीजिए कि हर एक टॉपिक में हम 2-2 दिन तो लेंगे ही लेंगे, और किसी किसी चैप्टर में 3 दिन भी होंगे. सेल में 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं, एनिमल किंगडम में भी 3 दिन लग जाते हैं. तो मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगी कि कल को जब आपके नाती पोते पढ़ रहे होंगे ना अपने नाना जी से, या दादा से, या दादी से, या नानी से, तो उनको पता होना चाहिए कि भाई साहब हमारे दादा तो भाई अगला इंटेलिजेंट है बहुत ज्यादा, इसको तो पूरी बायो आती है. ऐसा ना बच्चे के दिमाग में आना चाहिए. तो इतनी जनरेशन तक ना, ये देखिए नॉलेज जो है ना दैट कैन ओनली पास थ्रू द जनरेशंस. पैसा वैसा तो धरा रह जाएगा, नॉलेज जो है वो पास होनी चाहिए. दूसरा चीज, नॉलेज इज दी ओनली, या टीचिंग इज दी ओनली एस्पेक्ट या जॉब जहाँ पे आपकी एक्सप्रेशन बहुत जबरदस्त हो सकते हैं, तो आप पढ़ा सकते हो और समझा सकते हो. शुरू करें अभी. चलिए यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ शुरू करें. चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि आप अपना दिमाग जो है वो लगाओ. तो राइटिंग पार्ट बोर्ड पे कुछ भी नहीं होगा, राइटिंग पार्ट जो है वो सिर्फ मैं जो लिखूंगी उसको आप यहाँ पे समझते रहिएगा. डायग्राम एनिमेटेड होंगे ताकि आप थोड़ा सा अपनी इमेजिनेशन जो है ना वो यहाँ पे आपका हो पाए. देखिए आगे की जनरेशन में जब मैं पास होने की बात कर रही हूँ तो आपको सिलेक्शन तो बनता ही बनता है. 6 PM पे आप साइंस के जो क्वेश्चंस है ना उनको भी फॉलो करते रहिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन, ये वाली क्लास पूरी थ्योरी की है तो शाम वाली क्लास जो है वो क्वेश्चंस की होनी चाहिए. पूरा MCQ जो है ना वो यहाँ पे होना चाहिए. तो जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि PYQ भी हैं, कुछ PYQ होंगे, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे. जैसे मान लीजिए एलिमेंट्री कैनाल से कोई क्वेश्चन पूछा, तो जरूरी नहीं है ना सेम क्वेश्चन उठ के आएगा, हो सकता है उसके जैसा दूसरा क्वेश्चन उठ के आए. तो PYQ भी होंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी. तो शाम को 6 बजे अनअकैडमी की क्लास में चैट सेक्शन में आपको टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे जुड़ जाइए, और वहीं से मैं आपको टेस्ट का लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी. बाकी अनअकैडमी के ऊपर आप SSC सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, उसमें मेरी साइंस की क्लास जो है वो चल रही है. अच्छा, जितने बच्चे SSC सब्सक्रिप्शन वाले हैं तो भाई थ्योरी क्लास आपकी लग जाएगी. ठीक है, इम्पेशेंट नहीं होइएगा, थ्योरी क्लास आपकी रख जाएगी. टेलीग्राम चैट बॉक्स में है, वहां से आपको अपडेट करना है. शुरू करते हैं. देखो पहली बात तो ये कि 6ठी क्लास में हमने पढ़ा था बायोलॉजी, जो अपने को याद होगी, या मुझे जहां तक जहन में आता है कि मैंने सबसे पहले बायोलॉजी कौन सी क्लास में पढ़ी थी, तो मैंने पढ़ी थी 6th-7th क्लास में एक क्वेश्चन, क्या फूड क्या होता है ना. हमको ये बताया गया ना खाना क्या होता है. हमको पहले ये नहीं बताया जाता कि ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होती है. हमारे जो सिलेबस है उसकी शुरुआत होती है भाई खाना जो है वो क्या होता है, व्हाट इज फूड, राइट. अब उसी में हमको लिखा होता है कि फूड
को खाने के बाद या फूड गिव्स अस एनर्जी, है ना, यहां से हमारी ना बायोलॉजी की शुरुआत होती है। आपको कुछ भी नहीं बताया जाता, डिजीज नहीं पढ़ाए जाते, जेनेटिक्स तो पढ़ाया ही कहां जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी तो आज भी अपने को समझ आ जाए तो ही गनीमत होगी, है ना, यही वाली बात है ना। तो हमको बायोलॉजी जो शुरुआत की जाती है वो इसी एक क्वेश्चन के साथ की जाती है, व्हाट इज फूड, है ना। हम आंसर क्या लिखते हैं, फूड दैट इज व्हाट वी ईट एंड फूड गिव्स अस एनर्जी। वो बात अलग है कि खाना खाते ही नींद आती है, बढ़िया, तो एनर्जी तो क्या ही दे रहा है, पर इसको जरा कॉन्सेप्ट को जोड़िए यहां पे। अब आप लोगों के लिए एनर्जी का जो मतलब है ना वो होगा क्या, ATP, दैट इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। धैर्य रखिएगा, सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, बशर्ते ये नहीं आज ही ATP की फुल फॉर्म ऐसे नहीं करना है ना, सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो फूड जो है ना वो हमको देता है एनर्जी, फूड गिव्स अस एनर्जी, और ये एनर्जी हमारे लिए है ATP का बेसिकली एनर्जी का मतलब ये थोड़ी है कि ये वाली एनर्जी खाना खाती मसल्स बनना शुरू हो जाएंगे, डोले शोले खाना खाती बनना शुरू हो गए, नहीं, वो हमारी एनर्जी इज डिफरेंट। और ये एनर्जी जो हम बात करें वो ATP के लिए, ये वो एनर्जी है जो आपको कार्य करने की शक्ति देती है। उठना बैठना सोना खाना पीना रोना जो भी कुछ आप कर रहे हो उसमें आपकी ATP खर्च होती है। देखो रोने में ना बहुत ही ATP खर्च होती है, इसीलिए रोने के बाद भयंकर सर में दर्द हो जाता है। जिस भी कार्य को करने में आपका ऑक्सीजन बहुत ज्यादा यूज होता है वो हमारा क्या है, बहुत सारा ATP खर्च करता है। तो ह्यूमन बॉडी सिस्टम की शुरुआत होती है इससे, मतलब खाने से, इसीलिए खाना हमारा बेसिक इम्यूनिटी है। आप जब पहली बार खाना खाओगे तो हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम की शुरुआत होगी। देखिए एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है ना तो सबसे पहले पैदा होते के साथ ही जब उसको क्लीन किया जाता है, साफ किया जाता है, तो पहली चीज की जाती है कि उसको फटाफट से ना मिल्क फीड करा दो, मदर फीड करा दो, ताकि उसके बॉडी के अंदर कुछ जाए, यानी कि फूड इज द बेसिक प्राइमरी नेसेसिटी। अब इस खाने की जो प्रक्रिया है जो हमारे शरीर में चल रही है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर पाचन तंत्र। तंत्र वर्ड समझ गए हैं, सिस्टम वर्ड समझ गए कि हमारा सिस्टम क्या है, कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मैकेनिज्म है, सिस्टम है जो ऑर्गन सिस्टम भी कहलाते हैं। जब आप सेल वाला चैप्टर पढ़ते हो तो आपके सेल वाले चैप्टर में कुछ तो कुछ डेफिनेशंस होती हैं। सेल जुड़ेगा तो टिश्यूज बनाएंगे, टिश्यूज जुड़ेंगे तो ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन जुड़ेगा तो ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। तो ये ऑर्गन सिस्टम जो है इसको बोला जाता है। तो हमारे सेल जुड़ के ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, तो यही डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बना रहा है। सिस्टम वर्ड इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें अलग अलग सेल्स जो हैं वो जुड़ के टिश्यूज बनाते हैं और वो टिश्यू अलग अलग ऑर्गन बना रहे हैं। जैसे आपका ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो आपको ये ह्यूमन एनाटॉमी, इस स्ट्रक्चर को ना हम ह्यूमन एनाटॉमी के नाम से बोला जाता है, ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी के नाम से यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अगर हम लंग्स की बात कर रहे हैं तो लंग्स क्या है, एक पर्टिकुलर टिश्यूज के बने हैं जो आपके होते हैं आपके कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल। हम पेट तक आए, अमाशय बोलते हैं, अमाशय में हमारे पास स्मूथ या चिकनी स्ट्राइएटेड मसल जो है उसका बना हुआ है। एक डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही आपके अलग अलग सेल्स जो है ना वो जुड़ के टिश्यूज और टिश्यूज ऑर्गन जो है वो बनाए। तो एक डाइजेस्टिव सिस्टम में खाली डाइजेस्टिव सिस्टम तो नहीं है, मुंह भी है, ईसोफेगस भी है, पेट भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, छोटी आंत बड़ी आंत सब कुछ मौजूद है। तो कई सारे ऑर्गन्स जुड़ गए और एक तंत्र बना दिए हैं जिसमें टिश्यूज जो है वो अलग अलग है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन बॉडी सिस्टम या फिर तंत्र के नाम से जो है ना इसको जाना जाता है। तो सिस्टम का मतलब क्या है भाई, तंत्र करके याद रखिए, एक मैकेनिज्म हो गया। अब हम सबसे पहले बात करेंगे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना ये पाचन तंत्र जो है वो कहलाता है। और जब हम खाना खाते हैं, ये हमारा खाना, जैसे ही आपने बेसिक ह्यूमैनिटी जिंदा रहना है तो खाना खाना पड़ेगा, है ना। अब खाना खाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम को आप दो तरीके से डिवाइड करते हो, यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है तो आप दो तरीके से पढ़ोगे। एक जो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने का तरीका है कि आप इसके टाइप्स लिखिए। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसेस है वो क्या है, प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए सबसे पहले आपने खाने को खाया यानी कि इंजेशन किया, जिसने हमने क्या बोला भाई, आपने खाना ले लिया, मुंह में रख लिया, इंजेशन हो गया। दूसरा, उस खाने को आप क्या करोगे, इंजेक्शन लेके या खाने को खाने के बाद आप उसमें क्या करोगे, डाइजेशन करोगे। डाइजेशन करने के बाद उसी खाने की होगी रीएब्जॉर्प्शन। क्या होगी, रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। और चौथी चीज जो है वो क्या होगी आपकी,
एक्सक्रीशन, या इसको इजेशन के नाम से भी बोला जाता है। भाई वेस्ट मटेरियल को बाहर भी निकालना है ना। अब यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, एक्सक्रीशन जब हम बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तब हम वहां पे यूरिन की बात कर रहे हैं, फीकल मैटर की बात नहीं करते हैं। यूरिन की बात कर रहे हैं जब एक्सक्रीशन लिखते हैं। अब अगर हमें इजेशन करना है या इजेशन जो वर्ड है वो लिखा जाएगा, तो यहाँ पे आपकी बात की जा रही है फीकल मैटर की, यानी कि सॉलिड वेस्ट की। एक्सक्रीशन बॉडी का लिक्विड वेस्ट कहा जाता है, उत्सर्जन जिसे बोलते हैं, जबकि इजेशन जो है वो फीकल यानी कि सॉलिड वेस्ट होता है। तो या तो आप इसको ऐसे पढ़ लीजिए कि आप स्टेप वाइज पढ़ो कि खाना खाया, फिर डाइजेशन किया, फिर एब्जॉर्प्शन किया, फिर उसके बाद इजेशन किया। या फिर हमारे पास दूसरा तरीका डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने का ये भी होता है कि आप इसको ऐसे पढ़ो कि सबसे पहले आई आपकी एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, आहार नाल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? आहार नाल। ठीक है, पहले हमने पढ़ा भाई एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे भाई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं, यानी कि हमारी ग्रंथियां जो है ना, या पाचन ग्रंथि जो है वो हम किसको बोलते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं इस वाले सेकंड वाले तरीके से, आहार नाल जो है वो क्या होता है और ग्रंथि क्या होती है। देखिए, हमारे खाने को खाने के लिए और पचाने के लिए हमारे शरीर में अलग अलग कुछ ऑर्गन्स जो है वो दिए गए हैं। खाना खाया, मुंह से खाया, दांत, जीभ, सलाइवा, सब कुछ काम आया। दिमाग भी लगाना होता है, खाना खाते में ना दिमाग भी लगाना होता है। एक चीज याद रखिएगा, ये टीवी के सामने और मोबाइल के सामने बैठ के जो लोग खाना खाते हैं ना, आजकल छोटे बच्चों को आदत पड़ी है, जब तक उन्हें फोन ना दो ना वो खाना कोई नहीं खाते हैं। मतलब खाने की प्लेट पकड़ने से पहले फोन पकड़ते हैं कि फोन पकड़ा तो तभी खाने की प्लेट जो है वो पकड़ी जाएगी। नाउ द पॉइंट इज दिस कि जब भी हम बिना सोचे समझे उसको च्युई करते हैं ना, हमने मुंह में रखा और चबाई जा रहे बिना सोचे, खाना लगता नहीं है शरीर को। ये बात फैक्ट है और साइंटिफिकली प्रूवन है। तो जब हम खाना खा रहे हैं ना, तो हमारा कंसंट्रेशन जो है वो खाने पे होना चाहिए, इसलिए तसल्ली से खाना जो है वो खाना चाहिए। खाना खा रहे तो हमारा एक पाथवे है, एक रास्ता है, जिसको आप एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हो, और दूसरी वो ग्रंथियां हैं जो उस पाथवे से गुजरता हुआ जो खाना है उसको डाइजेस्ट कराने में काम करे। क्योंकि हम बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें खाते हैं, बहुत जटिल चीजें खाते हैं। अब उतनी ही जटिल चीजें अगर आप शरीर के अंदर लेके जाओगे तो भाई आपका शरीर एब्जॉर्ब कैसे करेगा, डाइजेस्ट कैसे करेगा। तो उसके लिए हमारे पास ग्लैंड्स हैं, और ये ग्लैंड्स जो है वो क्या रिलीज करते हैं, एंजाइम्स रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? एंजाइम्स रिलीज। ये एंजाइम इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर हम एक बार में खाना खाएं तो कम से कम लिख रही हूं मैं 24 घंटे लगेंगे खाने को पचाने के लिए। लेकिन इन एंजाइम्स की मदद से यही खाना जो है वो आपका 4 घंटे में पच जाता है। तो एक्टिविटी एंजाइम्स की यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो वील स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, आहार नाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब एलिमेंट्री कैनाल की बात कर लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल मुंह से शुरू होके एनस पे खत्म होती है, और क्या याद रखना है भाई, सेंटीमीटर्स, फीट, मीटर्स, ये सब याद रखना। 30 फीट की हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है, और इसी 30 फीट को अगर मुझे मीटर में लिखना रहेगा तो मैं लिखूंगी 9 मीटर के आसपास, या फिर 8 से 10 मीटर जो है वो लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल की कुल लंबाई जो है वो कितनी होती है। और यहाँ पे जब हम कुल लंबाई बोल रहे हैं तो हम अपने मुंह से शुरू कर रहे हैं, यानी कि माउथ वाले पार्ट से शुरू कर रहे हैं। ओरल कैविटी जिसको बोला जाता है, माउथ से लेके ईसोफेगस से लेके स्टमक से लेके उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जजनम इलियम से होते हुए जब हम लार्ज इंटेस्टाइन से गुजर के एनस की तरफ बाहर निकलते हैं, खाने को बाहर निकालते हैं, तो ये पूरा जो है ना वो आपका एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई है 30 फीट। और आप सोच सकते हैं 30 फीट की लंबाई, बैडमिंटन का जो ये कोर्ट होता है ना, या टेनिस कोर्ट, टेनिस आपने ज्यादा देखा है, रॉजर फेडरर को, नोवाक जोकोविच को खेलते हुए देखा होगा, एशले बार्टी को खेलते हुए देखा होगा। जब ये कोर्ट पे खेलते हैं तो इनका जो आधा कोर्ट आप समझ लीजिए, एक साइड के प्लेयर का जो कोर्ट है ना, अगर हम अपनी एलिमेंट्री कैनाल को वहां पे बिछा दें तो आधा कोर्ट कवर हो जाएगा। इतनी बड़ी हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है। इस एलिमेंट्री कैनाल में सारे के सारे पार्ट नॉन बोनी हैं, यानी कि हमारे किसी भी सिस्टम में
आई रिपीट, हमारे किसी भी सिस्टम में हड्डियां जो हैं वो मौजूद नहीं होती हैं। अगर मैं आपके इसके नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, खाली स्केलेटन सिस्टम को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जगह आपको नॉन बोनी स्केल्स या फिर मस्कुलर बॉडी याद रखिएगा। तो ऊपर से लेके नीचे तक सारी चीजें जो है वो मस्कुलर हैं, यानी कि इसमें सिर्फ स्किन, मांस जो चीज है वो मौजूद है, हड्डियां जो है वो मौजूद नहीं है। इसीलिए ये फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है? बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो दर्शाता है। अब इसके पार्ट्स को पढ़ने से पहले एक बार हिंदी में आप देख लीजिए पार्ट्स, तब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ आगे वाला हिस्सा। देखिए, सबसे पहले मुंह हुआ, माउथ, जिसके अंदर दांत और टीथ और टंग है। दूसरी चीज जो है वो फेरिंग्स बोली जाती है, जिसको हम ग्रसनी के नाम से जानते हैं। हिंदी में ग्रसनी लिख लीजिए, हालांकि पेपर में फेरिंग्स ही लिखा रहता है, ग्रसनी। ईसोफेगस जो है ये आपकी लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट ट्यूब है, जो कि बहुत ज्यादा लंबी तो नहीं रहती है, तकरीबन 2.5 फीट की रहती है। ये 2.5 फीट की ग्रस नली के नाम से जानी जाती है। बायो में याद रखिएगा, जहां पे भी ट्यूब जैसा कोई स्ट्रक्चर बना होगा ना, उसमें पीछे नली लग जाता है। तो फेरिंग्स ग्रसनी हो गया, नीचे उतरते उतरते ग्रस नली के नाम से जाना जाएगा, और ये ओपन हो जाता है स्टमक में, यानी कि अमाशय में। अमाशय में ओपन होने के बाद छोटी आंत आती है, छोटी आंत को ब्रहांद्र के नाम से भी जाना जाता है। फिर आती है बड़ी आंत, बड़ी आंत को शुद्रांत के नाम से भी जाना जाता है। पर आप प्लीज छोटी आंत और हिंदी ज्यादा तो किसी को नहीं जाननी है ना, संस्कृत में संस्कृत वाले वर्ड हैं ये, ब्रहांद्र और शुद्धांध्र, उतना तो नहीं जाना ना। आप छोटी आंत और बड़ी आंत याद रखिए। एनस जो है वो मलद्वार। इसी चीज को ना जरा यहाँ पे इस पार्ट से या इस वीडियो से थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ध्यान से देखना वीडियो। उसके बाद में आपको यहाँ पे इसके जो स्ट्रक्चर्स है ना वो बताने आपको शुरू कर दूंगी। एक तो ये भाई ये नाम जो है ना वो आपको याद रखने हैं भाई, ये वाले जो नाम है वो आपको याद रखने हैं बढ़िया तरीके से। तो आप यहाँ पे पूरा फोकस करके चीजें समझिएगा। जब भी ये चीज करते हैं ना तो यहाँ पे आपके पास ये वाले जो वीडियो हैं ये काम करते हैं, ध्यान से। सबसे पहले एनस के साथ अगर शुरू करते हैं तो सबसे पहले एनस, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेनक्रियास। पेनक्रियास पेट के पीछे होते हैं, देखो जरा पेट के, अब हम पेनक्रियास को घुमा के देख रहे हैं तो आपके पास पेट हुआ, ईसोफेगस पे आए, ईसोफेगस से होते हुए हम कहाँ पे आ गए? अपने मुंह के ऊपर आ गए। हमारे माउथ में लास्ट में जो है ना वो 3 ग्लैंड्स जो है वो मौजूद होते हैं। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं, दोबारा से समझिए भाई, मतलब इंग्लिश पढ़ाएं तो है ना, इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ाएं तो भाई हिंदी ही पढ़ा रहे हैं, काहे लिए दिक्कत है? जबकि इंग्लिश और हिंदी दोनों में, मैं उधर तो हिंदी में इंग्लिश में नहीं लिखा गया, ये इंग्लिश में। अच्छा, कुछ लोग का ऐसा है कि अगर हिंदी होगी तो हम इंग्लिश बोलेंगे, इंग्लिश होगी तो हम हिंदी बोलेंगे। भाई साहब, यहाँ पे इंग्लिश भी लिखी है और यहाँ पे हिंदी भी लिखी है, तो कृपया करके जो मैं बोल रही हूँ ना उस पर फोकस करो। मैं जो बोलते हैं ना उस पर फोकस नहीं होता, पंचायती पे ज्यादा फोकस होता है। अब यहाँ पे देखो, दोबारा से एक बार देखो, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स को शुरू अगर नीचे से शुरू करें, जैसे उस वीडियो में नीचे से शुरू किया है, एनस है, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आपका, फिर स्टमक, अमाशय हुआ, ईसोफेगस, फेरिंग्स और ओरल कैविटी। अब जरा इसको देखो दोबारा से, ठीक है? ये इंग्लिश वाले बच्चों को फिर दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे, ऐसा ना हो कि हिंदी इंग्लिश कुछ ही नहीं दिखे, जान पूछ के यहाँ पे है। ये देखो यहाँ पे, अब ये तो इंग्लिश में देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेनक्रियास पीछे होती हैं पेट के, इसलिए ये डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ। पेनक्रियास जो है वो पेट के पीछे पाई जाती हैं, राइट? यहां से ईसोफेगस निकल के गया और माउथ पे आ गया। अब आप क्या करोगे? ये हमारे पास 3 सलाइवरी ग्लैंड है। तो पहले तो मुझे एक बात बताओ, आहार नाल का लाइन जो है वो समझ आ गया, ताकि अब मैं एक एक ऑर्गन के बारे में या ओरल कैविटी जो है ना उसके बारे में यहाँ पे समझा सकूं। देखो, अब यहाँ पे ध्यान देना, साथ में आपका डायग्राम भी चल रहा है, जो भी मैं समझाऊं आप डायग्राम से समझते जाना। सबसे पहले ना, आहार नाल में खाना जो आप खाते हो वो नीचे कैसे उतरता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, जो आपको इस डायग्राम से भी समझ आएगी। माउथ के थ्रू यानी मुख गुहा के थ्रू आपने खाना खाया, ये खाना जो है वो सबसे पहले हमारे दांत और हमारी जीभ यानी कि हमारी टंग और हमारे टीथ जो है वो क्या करेंगे? उसको चबाएंगे, उसको च्यूई करेंगे, बराबर है? जैसे ही खाने को पतला पतला करके एकदम काट दिया गया, अभी आगे मैं और एक वीडियो दिखा रही हूँ उसमें समझ आ जाएगा आपको, जैसे ही खाना छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया, हम इसको बोलते हैं बोलस। ये याद रखना, क्या बोलते हैं? बोलस। अब प्रोसेस पहले समझ लो, तभी तो चीजें समझोगे। हमने खाना खाया, दांत और जीभ ने
उस खाने को क्रश किया, है ना, बहुत अच्छे से। हमारे दांत स्पेशलाइज्ड हैं काटने, चीरने, तोड़ने, चबाने के लिए, तो दांत और जीभ ने उसको एकदम ऐसे मेस्टिकेट कर दिया। यही पे खाना जो है माउथ के अंदर एक एंजाइम जिसको सलाइवा के नाम से जानते हैं उसके साथ मिल जाता है। सलाइवा हमारी लार होती है, निकलता है सलाइवरी ग्लैंड से। तो यहाँ पे चब के पूरा जो खाना बना वो क्या कहा गया, वो कहा गया फूड बोलस के नाम से। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में अभी हाल ही फिलहाल पूछा है, जहाँ पे बोलस क्या होता है बच्चों को नहीं आइडिया, लेकिन जो हम चबा लेते हैं ना खाना, वो जब हमारी इसोफेगस में ये छोटा सा टुकड़ा ये जा रहा है ना खाने का, ये वाला, ये आपका क्या है, ये फूड बोलस है। याद रखिएगा, आप इसको फूड नहीं बोलोगे, आप इसको क्या बोलोगे, फूड बोलस, क्योंकि आपने क्या कर दिया है, अल्टीमेटली जो खाना है ना उसको छोटे छोटे पार्ट्स में आपने क्या कर दिया है, चबा दिया है। तो ये जो खाना आपका नीचे गले से उतर रहा है ना, ये आपका क्या बोला जाएगा, फूड बोलस के नाम से आपका जाना जाएगा। तो फूड बोलस लिख लें। अब यही बोलस जो है वो ईसोफेगस से उतरता उतरता कहां पहुंचा, पेट में पहुंचा, राइट। और पेट में पहुंचने पे यहां पे आपके पास मौजूद है स्फिंक्टर्स। क्या मौजूद है, स्फिंक्टर्स। जो चीजें कंफ्यूज करती हैं या पेपर में जो मुश्किलात आती है ना, उनको लेके मैं आपको बता रही हूँ। स्फिंक्टर्स का मतलब होता है दरवाजे। अब ईसोफेगस खाना पेट में पहुंचाएगा तो पेट उसको बोलेगा ना, भाई साहब क्या है, खोलो दरवाजा, नहीं खोलो। ईसोफेगस अपने खाने को पेट में छोड़ने के लिए यहाँ पे जो पाइलोरिक गेट होते हैं पहले उनको जो है ना वो आपका खुलवाता है। सपोज क्या हो क्या रहा है, आपने खाना खाया, बहुत सारा खाना आप खाते जा रहे हो, प्रोसेस चबाते जा रहे हो, सडनली आपके खाना जो है वो ईसोफेगस के लास्ट स्टेज पे पहुंच गया, तब इसके जो गेट है उन पे प्रेशर लगेगा और खाना जो है वो अंदर की तरफ चला जाएगा। अब जब खाना पेट में होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम जो फूड बोलस है ना, अब वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट करेंगी, ये फूड बोलस जो है वो किसमें कन्वर्ट करेंगी, काइम में। एक नया वर्ड और, क्या, काइम। काइम जो है ना उसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो इस पेट के अंदर पूरी एक्टिविटी हो रही है, खाना जो है वो बाहर निकला, बाहर निकलेगा तो खाना कहां पे आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पे आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको आप छोटी आंत के नाम से जानते हो। पर बशर्ते आपको याद ये रखना पड़ेगा कि छोटी आंत में ये खाना जो आपका फाइनली जा रहा है ना, वो कहां पे जा रहा है। अब ये देखो, खाना जब यहां से पेट से निकल के छोटी आंत में जाएगा तो छोटी आंत के कौन से हिस्से में जाता है, सबसे पहले डिओडिनम। किस हिस्से में, डिओडिनम। तो ये डिओडिनम किसका हिस्सा हो गया भैया, ये भी हिस्सा है हमारी छोटी आंत का। डिओडिनम से खाना होता हुआ कहां जाएगा, जेजनम में जाएगा और इलियम में जाएगा। बड़ा बड़ा मैं लिख रही हूं ताकि कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं हो आगे, ठीक है। हमारे पेट से होता हुआ खाना कहां गया, डेडनम वाले हिस्से में, डेडनम वाले हिस्से से छोटी आंत में और फिर बड़ी आंत में। ये हो गया भाई एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेशन हुआ, सब कुछ हुआ। अब हम बात करेंगे कि भाई ओरल कैविटी के साथ, अब पहले तो मुझे बताओ प्रोसेस समझ आ गया, खाना कैसे कैसे उतर रहा है, पहले स्टेप समझ आ गए, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा रही हूँ। तो जब यहाँ पे धीरे धीरे आप चीजें समझोगे ना, चाहे अगर आपको हिंदी के वर्ड्स नहीं समझ आ रहे तो पहली क्लास में मुश्किल होता है, अगर आपको इंग्लिश के वर्ड नहीं समझ आ रहे तो पहली क्लास में डिफिकल्ट होगा। हालांकि मैं ये बता दूं कि बहुत टिपिकल जो बायोलॉजी की हिंदी होती है ना, वैसे पेपर में नहीं आता है, इंग्लिश के ही वर्ड्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे वैसे भी मैंने कोई ऐसा टेक्निकल वर्ड बोला नहीं है जो आपको समझ नहीं आए, हमने बहुत ही नॉन टेक्निकल वर्ड्स बोले हैं जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल कर लेते हैं। दो वर्ड्स जो मैंने नए बोले हैं वो आपको याद रखना है, बोलस। अब जो वर्ड्स मैं लिख रही हूँ ना, आप उनको बताइए कि इनमें से कोई वर्ड है जो आपको ना समझ आया होगा। फूड बोलस समझ आ गया, काइम जो है वो समझ आ गया, और तीसरा मैंने बोला स्फिंक्टर्स। ये सारे वर्ड मैं आगे इस्तेमाल करूंगी, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि कोई वर्ड ना समझ आए। मुंह में जब खाने को हम चबा देते, से पीस देते, लेके कुचल दिया खाने को, है ना, ऐसे सोचो, इसको इमेजिन करो, खाने को से कुचल के रख देंगे हम ऐसे, है ना, तो हमारा खाना बोलस हो गया। जब यही बोलस पेट में जाके पेप्सिनोजन से मिल जाएगा, HCl से मिल जाएगा, फिर ये बन जाएगा काइम। थोड़ा सा और कुचल दिया गया इसको, है ना, और कुचलेंगे तो क्या बन गया, कुचल कुचल के वो काइम बन गया। उसके बाद स्फिंक्टर्स क्या याद रखने हैं भाई, हर जगह दरवाजे हैं, दरवाजे नहीं होंगे तो पेट से खाना बाहर निकल के इसोफेगस में आ जाएगा। अब दरवाजा नहीं होगा तो पेट में अभी तक आपने डाइजेशन नहीं किया और वो डिओडेनम में चला जाएगा। इसीलिए पेट के शुरू होने पे और पेट के खत्म होने पे हमारे पास क्या होते हैं, स्फिंक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं।
अब बात करते हैं ओरल कैविटी की। ओरल कैविटी इतनी ये मुंह इतना आसान नहीं है जितना आसान हमें दिखता है। हमें मुंह की सुंदरता दिखती है बस। जरा इसी मुंह को हम इस तरीके से देखें तो कहीं का सुंदर दिख रहा है। आप ये बताओ, इसी मुंह को जरा हम इस तरीके से नहीं देख के कहाँ गया, ऐसे देखो आप जरा, अब ये कितना सुंदर लग रहा है बताओ। तो हमें ना ये हमें इंटरनली समझना पड़ेगा। देखो शुरू करते हैं इसके साथ। ओरल कैविटी में कौन कौन सी चीजें जो है वो मौजूद होती हैं। सबसे पहले आपको ये समझ आना चाहिए कि ओरल कैविटी में कौन कौन सी चीजें जो है वो मौजूद होती हैं। एक तो सॉफ्ट पैलेट और एक हार्ड पैलेट। कभी बहुत ही गर्म चाय पिएंगे तो ऊपर का तलवा जिसे कहते हैं ना वो जल जाता है, वो होता है हार्ड पैलेट। कभी हम जो हम जीभ होती है हमारी वो सॉफ्ट पैलेट कहलाई जाती है। और आपको ये बात याद होगी कि हमारी जो टंग है वो क्या होती है, हमारे बॉडी का अकेला ऐसा ऑर्गन है जो जिसपे सबसे तेज घाव लगते हैं लेकिन सबसे तेज घाव भरते हैं। ठीक है, अगर जीभ पे कभी कट लग जाएगा, निशान लग जाएगा तो वो बहुत तेजी से भर जाता है। तो ये एक लाइन आपने सुनी है, जीभ से लगाए गए घाव जो है ना वो भरते नहीं है, लेकिन जीभ पे लगे घाव जो है वो जल्दी भर जाते हैं। समझ पा रहे हैं ना, जीभ से लगाए गए घाव जो है ना वो शायद जिंदगी भर हील ना हो। तो ऑन दैट नोट यहाँ पे टीथ, टंग, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, ये चार चीजें जो है ना ये हमारी ओरल कैविटी या मुख गुहा बनाती हैं। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर्स दिखा दूं या पहले आप ये वीडियो ही देख लो तब आप स्ट्रक्चर समझना। अब हमारा मुंह, ठीक है, हम हड्डियों के थ्रू, मान लीजिए हम एक्सरे कर रहे हैं, कोई खा रहा है और हम उसका एक्सरे कर रहे हैं, तो कोई खाता हुआ आदमी एक्सरे करेंगे तो कैसा दिखेगा। सबसे पहले तो आप ये देखो, इतना बड़ा ग्लैंड जो आपको नजर आ रहा है ना, ये होता है आपका पैरोटिड ग्लैंड। क्या होता है? पैरोटिड ग्लैंड। कहां पे होता है? इस जगह पे, कान के बिल्कुल इधर में। कभी खाते खाते बहुत दर्द हुआ है, अरे इतना खा रहे हैं, इतनी देर से खा रहे हैं तो लग रहा है यहाँ पे दर्द हो गया, तो वो क्या है? वो है आपका पैरोटिड ग्लैंड। क्या है? पैरोटिड ग्लैंड करके याद रखिए, उसको हम पैरोटिड ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। हमारी जीभ के बिल्कुल नीचे एक ग्लैंड होता है जिसको हम सबमैंडिबुलर, देखो दांतों के बिल्कुल पीछे और नीचे सबमैंडिबुलर, जीभ के बिल्कुल नीचे। कभी कभी आप ये फील करना कि जीभ के नीचे के हिस्से से ना कुछ पानी जैसा, मतलब सलाइवा जो है वो सिक्रीट हो रहा है किसी स्वाद भरी चीज को देख के। वो क्या है? वो आपका सब मैक्सिलरी है। क्या है? सब मैक्सिलरी। तो सब मैंडिबुलर बिल्कुल दांत के पीछे की तरफ, क्योंकि ये जबड़ा मैंडिबल बोला जाता है और ऊपर वाला जबड़ा हमारा मैक्सिलरी बोला जाता है। तो सब मैंडिबुलर, देखो लर्न करने में दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपको समझाया जाए ना तो आपको लर्न करने में दिक्कत नहीं होगी। पैरोटिड क्या हो गया? पैरोटिड को आप गलसुआ करके याद रखो, गले के पास में जो है सबसे बड़ा वो है आपका पैरोटिड ग्लैंड, राइट। अब सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर जो कि आपकी मैंडिबल बोन के पास है, फिर है आपका सब मैक्सिलरी बोन। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास जो है वो ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो कि हमारा क्या कर रहा है? सलाइवा को सिक्रीट करने का काम कर रहा है। अब जरा यहाँ पे देखना, इसी चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखो। हमने कुछ भी खाया, खाते के साथ ही हमारे जो दांत हैं वो इसको देखो कैसे चबा रहे हैं ना, एकदम जैसे ही जो हमने खाया वो क्रश किया। क्रश होने के बाद क्या हो रहा है, या क्रश वाली एक्टिविटी क्या है कि भाई जो अमाइलेज हमारे खाने में, हमारे सलाइवा में जो अमाइलेज था वो क्या कर रहा है, वो हमने जो कार्बोहाइड्रेट खाया उसमें घुस के उसको छोटा छोटा तोड़ रहा है। तो समझो जैसे लड्डू खाया आपने, अब अमाइलेज जो है वो क्या करेगा, उसी लड्डू को छोटे 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 टुकड़ों में पहले तोड़ेगा और उसके बाद उसे ईसोफेगस के पाइप में भेज देगा। पाइप में जाते हुए देखो, अब जो पाइप में जा रहा है ना वो आपका क्या बोला जाता है? फूड बोलस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फूड बोलस के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। तो ये जो आपकी दो हड्डियां आपको नजर आ रही है ना, इसको एक बार फिर से देखना, दो हड्डियां, इसमें देखो ये नीचे वाली हड्डी खुलती है तो मैंडिबल, ऊपर वाली हड्डी हिलती नहीं है तो मैक्सिला। तो यहाँ पे जब भी हम खाना खाते हैं या मैं बोल रही हूँ आप बोलते हो तो ये वाला चीज हिलता है, मैंडिबल। इसी से रिलेटेड हमारे पास जो है वो एक ग्लैंड होता है जिसको हम सब मैंडिबुलर के नाम से जानते हैं। खाना टूटा किसकी मदद से? अमाइलेज की मदद से। सो पहला एंजाइम जो है वो क्या याद रखना है भाई, सबसे पहला एंजाइम अमाइलेज होता है जो हमारे मुंह में ही शुरू हो जाता है और फूड बोलस चलेगी आपकी पाइप में। अब जरा देख लेते हैं कि जिस खाने को आपने लेके ऐसे चबाया, ऐसे क्रश किया, वो खाना जो है वो किस चीज से टूटा? जीभ और दांत से टूटा, स्पेसिफिकली दांत से टूटा। तो दांतों में हमारे पास संख्या क्या याद रखनी है भाई, हमारे पास दांत जो होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के।
टीथ हमारे पास कितने होते हैं? 4 प्रकार के, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्री मोलर और मोलर। वैसे तो इनके हिंदी में दांत नाम बहुत ही शानदार होते हैं, करंतक, रदनक, अग्र चर्वणक और चर्वणक, लेकिन एग्जाम में आपको मोलर ही लिखा रहता है, तो यहाँ पे ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, मोलर ही लिखा रहेगा। चर्वणक और अग्र चर्वणक जो है वो नहीं बोले जाते हैं। हो क्या रहा है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके तो दांत ही नहीं होते। अरे बच्चा तो बिना दांत का पैदा हुआ है, तो बच्चा बिना दांत का ही पैदा होता है। क्यों? क्योंकि उसकी ये वाली मैंडिबल और मैक्सिला जो है ना वो इतनी टाइट नहीं होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो अगर सॉफ्ट रहेगी तो उसमें दांत फिट कैसे होगा? आप किसी हार्ड चीज में तो कुछ फिट कर पाओगे, लेकिन सॉफ्ट चीज में तो फिट ही नहीं कर पाओगे। तो जब बच्चा पैदा होता है तो बिना दांत का होता है, दांत होंगे तो अजीब लगेगा बच्चा। जब बच्चा पैदा हो रहा है उसके कोई दांत नहीं है, धीरे धीरे जबड़ा जो है धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? टाइट। तो उंगली देते हैं या जैसे मदर फीडिंग हो रहा है तो उसका जबड़ा टाइट हो जाता है, दूध पी के 2 साल में टाइट हुआ, फिर बच्चे के दांत निकलना शुरू होंगे, यानी कि मैंडिबल, ऊपर वाला मैक्सिला, नीचे वाला मैंडिबल, मैक्सिला मैंडिबल में दांत निकल रहे हैं। दांत जो है वो पहले आएंगे आगे के। अब ये आप इमेजिन करो, कभी पीछे के दांत पहले आएंगे तो अजीब नहीं लगेगा बच्चा? आगे दांत ही नहीं है, पीछे दांत है, तो सबसे पहले आगे के दांत आना शुरू करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंसीजर्स। क्या बोलते हैं? इंसीजर्स। तो पहले दांत जो होते हैं ना वो ऐसे खरगोश की तरह होते हैं, आगे वाले 2 दांत खरगोश की तरह होते हैं, इंसीजर्स। दूसरा जो पीछे का दांत है वो होता है एकदम शार्प, कैनाइन की तरह। वो क्या होता है? एकदम शार्प। तो ये 2-2 दांत होंगे। कैनाइन, इंसीजर्स जो होते हैं वो 2-2 होते हैं, तो दोनों तरफ 2-2। फिर एक कैनाइन होगा जो एकदम शार्प, जैसे ये देखो आप, डॉग, कुत्ता, बिल्ली, ये गाय वगैरह है या शेर है, उनका एक दांत, बॉल, भेड़िए का तो वो दांत इतना ज्यादा होता है कि वो मुंह के बाहर ही निकल रहा होता है उसका वो दांत। तो इंसीजर्स के बाद जो है ना वो आता है आपका कैनाइन। कैनाइन पॉइंटेड टीथ होते हैं, तो कुछ भी खाते हैं तो हमको कैनाइन से जो है ना वो काटना पड़ता है। किससे? कैनाइन से। अच्छा, छोटे बच्चों में दांत होते हैं 20। क्यों भाई? क्योंकि उसको चबाना नहीं है ना, मिल्क प्रोडक्ट पे बेस्ड है, या उसको सॉफ्ट खाना जो है वो खिलाया जाता है, तो उसको मोलर्स और प्री मोलर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती भी नहीं है। उसको मोलर्स जो है ना वो तो इनिशियल स्टेज में चाहिए ही नहीं। 2 प्रकार के दांत हो गए, इंसीजर्स पहले और फिर हो गया कैनाइन। कैनाइन के बाद निकलते हैं प्री मोलर, जिसको हम अग्र चर्वणक के नाम से जानते हैं, जिनकी संख्या होती है फिर से 2। कितनी? 2। और चर्वणक यानी कि मोलर्स की संख्या जो है वो कितनी होती है? 3। तो मैंने ये जो फॉर्मूला बताया इसमें क्या हो गया, जो हमने लिखा वो 2 1 2 3 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब आपको एक चीज याद रखना है कि मनुष्य जो है वो डाइफोडोंट होता है। क्या होता है? डाइफोडोंट, द्विबार दंतकी, द्विबार दंतकी। देखो अब हिंदी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हिंदी एक्सपर्ट भी होगी मैं बिल्कुल ना, हिंदी के वर्ड्स में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो द्विबार दंतकी जो है वो हो गया, यानी कि लाइफ में मनुष्यों के, ह्यूमंस के 2 बार दांत जो है वो ग्रो करते हैं। तो एक बार बचपन में, दोबारा जो है फिर उसके जब जैसी 5-6 साल का बच्चा हो गया, 7-8 साल के बच्चे के बाद फिर उसके मिल्क टीथ जो हैं वो शेड हो जाते हैं और नए टीथ बनते हैं। लेकिन मिल्क टीथ क्योंकि शेड हो जाते हैं, इसीलिए जो दूध के दांत होते हैं ना उनको परमानेंट टीथ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? परमानेंट टीथ। जबकि जो हमारे दूध के दांत टूटने के बाद जो दांत आते हैं वो स्थायी रहते हैं, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं भाई? टेम्पररी टीथ। ठीक है। अच्छा, परमानेंट वो जो हमको दूध के दांत के गिरने के बाद जो दांत आते हैं, जो स्थायी रहने वाले हैं, अब ये हमारे बुढ़ापे में ही टूटेंगे, उससे पहले नहीं टूटेंगे। और टेम्पररी जो दूध के दांत होते हैं, इनको डेसिडुअस के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनको दूध के दांतों को और किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन पूछेंगे तो आप टेम्पररी या डेसिडुअस करके भी याद रखोगे। टेम्पररी या डेसिडुअस टीथ जो है वो भी इनको यहाँ पे कहा जाता है। तो क्या बोलेंगे? द्विबार दंती के नाम से जानेंगे। दांत जो है वो विषम है, क्योंकि समान तो नहीं है ना, दांतों की जो नंबरिंग है वो अलग है, दांतों का आकार जो है वो अलग है। नीचे वाले दांत को पढ़ लेते हैं, इजी रहेगा। लास्ट के जो है ना ये 3, ये है मोलर, जिसमें से ये तीसरा दांत जो दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है ना सबको, ये वाला तीसरा दांत जो दिख रहा है उसको हम अक्कल दाढ़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्कल दाढ़। इसको विजडम टीथ के नाम से जानते हैं। ये अक्कल दाढ़ ना ही आए तो बेहतर होता है, क्योंकि जब भी अक्कल दाढ़ आती है, टेढ़ी एड़ी इधर घुस रही है उधर घुस रही है, क्योंकि भाई जब हम बचपन में 12-13 साल के हैं ना, तो हमारा अभी जबड़ा इतना मजबूत है कि हमारे दांतों की अलाइनमेंट जो है ना वो हो सकती है, लेकिन बाद में ना दांतों की अलाइनमेंट नहीं हो पाएगी, तो टीथ उल्टे सीधे लग जाएंगे। तो यहाँ पे
जब अकल दाढ़ या मोलर टीथ जो है वो थर्ड मोलर बोलते हैं इसको, तीसरा मोलर, थर्ड मोलर, ये पीछे के 3 दांत दो हैं वो हैं आपके थर्ड मोलर, मतलब 3 मोलर, जिसमें से ये लास्ट वाला दांत जो है वो क्या हो गया, थर्ड मोलर हो गया। जूम करना है भी इस चीज को, क्या देखो जरा जूम कर ही लेते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे ये देखो, अब ऐसे जूम कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे चीजें नजर आएंगी। ये आपका थर्ड मोलर हो गया, ये दो जो है ना ये आपके मोलर हो गए। अब हमारा ज्यादातर ये वाला दांत नहीं होता, मेरा नहीं है, आपका मैक्सिमम आप में से 99% का तो नहीं होगा। उसके बाद 3 के बाद आगे 2 आ जाइए, ये रहा आपका मोलर 1 2, ये मोलर दांत हो गया। उसके बाद एक जो है वो कैनाइन हो गया और 2 जो है वो हो गए इंसीजर्स। तो आपको क्या याद रखना है भाई, कैनाइन, इंसीजर्स, मोलर्स और क्या लिखेंगे, प्रीमोलर्स। बराबर है, समझ आया। 2 1 2 4, लेकिन क्योंकि हमारा जबड़ा जो है वो होता है कितने हिस्सों में डिवाइडेड, 4 हिस्सों में। भाई 4 हिस्सों में कैसे होता है, मैक्सिला, मैंडिबल, अपर, लोअर, लेफ्ट और राइट, 4 हिस्से हो गए ना, अपर, लोअर, नहीं मतलब अपर के मैक्सिला और लोअर का मैंडिबल के राइट और लेफ्ट, ऐसे करके हमारे पास ये अरेंजमेंट जो है वो 4 टाइम्स होती है। तो ये 2 1 2 3 का अरेंजमेंट 4 टाइम्स होता है, ये मिलके 8 होते हैं। तो हमारे दांत कितने होते हैं, 32। पर ज्यादातर लोगों के दांत 32 होते नहीं है। अकल दाढ़ ऊपर और नीचे की, यानी कि 4 दांत आप माइनस कर दो, 28 दांत जो है वो पाए जाते हैं। कितने, 28 दांत। जिन लोगों में जन्म से 32 के 32 दांत हो, जन्म से मतलब जब पहली बार उनके परमानेंट टीथ आ गए है ना, तो अगर उनके 32 के 32 आए हों तो कहा जाता है जो वो बोलते हैं ना वो सच हो जाता है। ऐसे सुने हैं आपने, ये वाली चीज सुनी है। दांत करके यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ये वाला चीज समझ आया। गर्त दंती के नाम से इसको जानते हैं, थीकोडॉन्ट के नाम से इसको कहा जाता है। दांत समझ आए। अब जरा बात करते हैं जीभ की। तो हमारी जो टंग है ना, हमारी जो जीभ है वो क्या कर रही है, फ्रेन्यूलम से अटैच होती है। पहली बात याद रखिएगा कि टंग कोई ऐसी नहीं है कि आपकी टंग जो है ऐसी नहीं है कि अंदर तक जा रही हो, मतलब यहाँ पेट से आ रही है। जीभ पेट से तो आती नहीं है, यहाँ गले पे चिपकी होती है। गले पे किस हड्डी से जीभ चिपकी होती है, तो आप हायोइड बोन जो कही जाती है, जो यहाँ पे गले की हड्डी बोलते हैं, यहाँ पे अटकी होती है, उल्टा यू शेप बना रही होती है, यहाँ पे होती है उल्टा यू शेप बनाती है, उसको हम हायोइड बोन के नाम से जानते हैं। और ये हायोइड बोन जो है वो जीभ को चिपकाती है किसकी मदद से, फ्रेन्यूलम। तो आपसे कभी पूछा जाएगा कि फ्रेन्यूलम जो है ना वो याद रहेगा, फ्रेन्यूलम जो है वो क्या है, फ्रेन्यूलम जीभ हमारी किससे चिपकी हुई है, तो आप फ्रेन्यूलम करके याद रखोगे। दांत समझ आए। अब बच्चों में यही दांत जो है वो क्या हो जाते हैं, 20। फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, 2102। क्या लिखते हैं फॉर्मूला, 2102। तो टोटल 5 है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा, 20। बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते, तो प्री मोलर्स जो हैं वो बच्चों में यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, ये याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब बताइए, अब बात करते हैं ग्लैंड्स की। दांत हो गया, जीभ हो गया, अब मुंह में हमारे ग्लैंड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ग्लैंड्स आपको 3 याद रखने हैं, जैसे अपन ने बात की, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर। यहां से ये रिलीज करते हैं सलाइवा। सलाइवा जो है उसमें मेन 2 चीजें होती हैं, एक तो हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज, सीधा मैं अमाइलेज लिख दूं यहाँ पे, सलाइवरी अमाइलेज। अमाइलेज हमारे कार्बोहाइड्रेट पे डाइजेस्ट करने की काम करता है या कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने की काम करता है। तो जो भी हम खाना खा रहे हैं, अगर हम उसमें खाने में स्टार्च खा रहे हैं तो वो हमारा किससे टूटा जाएगा, अमाइलेज से टूटा जाएगा। किससे, अमाइलेज। तो खाना खाते ही हमारी डाइजेशन मुंह में ही शुरू हो जाती है, और मुंह में ये डाइजेशन जो है वो किससे शुरू होती है, अमाइलेज से। तो अमाइलेज जो है वो स्टार्च पे काम करता है। फिर ये टाइलिन क्या कर रहा है, टाइलिन हमारे खाने में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया जो होते हैं उनको मारने का काम करता है। क्योंकि हम क्या खाते हैं, हमको पसंद कौन सा खाना है, एकदम बढ़िया ऐसे जो बना होता है ना गोलगप्पे। जब तक गोलगप्पे वाले भैया उनके जार में ऐसे हाथ नीचे से डुबो के नहीं देंगे तो हमको मजा कोई नहीं आएगा, स्वाद भी बाहर का ही लगता है। जब सारी मिट्टी बैक्टीरिया आलू की टिक्की पे चिपकेगी नहीं तो मजा कैसे आएगा खाने के लिए। ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए ना हमारे मुंह में ऑलरेडी टाइलिन जो है वो मौजूद होता है।
जो कि वायरसेस और बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। यहीं पे आप ये भी याद रखिए कि जो हमारे टीयर होते हैं ना, आंसू जो होते हैं, आंसू जो है उनमें भी टाइलिन होता है। तो हम कभी रोते हैं तो हमारी आंखें भी साफ हो जाती हैं। तो कभी कभी रोना भी अच्छा है, क्योंकि आंखें जो है ना वो यहाँ पे बढ़िया तरीके से साफ हो जाएंगी। 3 ग्लैंड्स याद रखिए, पैरोटिड कर्णपूर्व जिसे बोलते हैं, सब मैंडिबुलर जिसको अब चिबुकिया बोलते हैं, नहीं कभी पूछेंगे, मैंडिबुलर ही पूछेंगे, और यहाँ पे सब लिंगुअल या फिर सब मैक्सिलरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो मैक्सिलरी जो है ना, सब मैक्सिलरी, उसको लिंगुअल के नाम से भी जानते हैं। ये वाला पॉइंट जो है वो जरा समझ के यहाँ पे रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं, भाई हमको इतना चीज समझ आ गया, ये तो डिटेल में थोड़ा सा ये पूरा पार्ट, पैरोटिड से काफी सारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो आपकी ओरिजिनेट करती हैं, पूरा ये मस्कुलर ऑर्गन है यहाँ पे। तो अगर हम कभी भी इन चीजों को मूव नहीं करते हैं तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मसल्स या फैट जो है वो जमा हो जाता है। लेकिन अगर हम इतना बोल ही रहे हैं, 5-5 घंटे तो बोल ही रहे हैं, तो फैट जमा होने की कोई बात ही नहीं होती है। तो ये हमारा पूरा माउथ या ओरल कैविटी के नाम से इसको जाना जाता है। तो ओरल कैविटी समझ आ गया। कहीं पे कोई डाउट है तो साथ में अभी पूछ लीजिए, है ना। अब ईसोफेगस की बात करते हैं। ईसोफेगस सिंगल एक लार्ज स्ट्रक्चर है जो फेरिंग्स से ओरिजिनेट करता है, यानी कि हमारी ओरल कैविटी के बाद दूसरी जो चीज है उसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स सबसे पहले याद रख लीजिए कॉमन पैसेज है किस चीज का, फेरिंग्स कॉमन पैसेज है किस चीज का, डाइजेस्टिव सिस्टम का और रेस्पिरेटरी सिस्टम का। डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी, तो जहां जो फेरिंग्स है ना वहीं से हमारा फूड पाइप भी निकलता है जिसको आप ईसोफेगस के नाम से जानते हो, और वहीं से विंड पाइप जो है वो भी निकल के जाता है जिसको आप ट्रैकिया के नाम से जानते हो। तो ये आपका कॉमन पैसेज है, ग्रसनी के नाम से इसको बोलते हैं। यहीं से पूरी ईसोफेगस जो है वो निकल के आपकी जाने लग रही है, तो ये भी याद रखिए। अब स्टमक की बात कर ले पहले। स्टमक, ईसोफेगस के बाद हमारा जो नेक्स्ट लेयर है उसको हम बोलते हैं, या नेक्स्ट ऑर्गन जो है उसको बोला जाता है स्टमक। स्टमक में खास जो आपको लर्न करना है वो 2 चीजें लर्न करनी है। एक तो स्टमक को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, स्टमक को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला जो पार्ट है ये वाला जो पहला पार्ट है इसको बोला जाता है पाइलोरिक के नाम से, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। ये वाला जो पार्ट है ऊपर की तरफ इसको हम बोलते हैं फंडस के नाम से। ये चीजें याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाइलोरिक, फंडस, और यहाँ पे जो हिस्सा है उसको हम जानते हैं कार्डिक के नाम से। किस नाम से, कार्डिक। तो पेट के अब से कितने याद रखने हैं, हिस्से याद है ना। पेट में टोटल हिस्से कितने हैं, 3। पेट जो है वो हमारा स्मूथ मसल्स का बना हुआ है, और हिस्से कितने होते हैं, 3 हिस्से जो हैं वो पाए जाते हैं, फंडस, पाइलोरिक और कार्डिक। क्या पाया जाता है, फंडस, पाइलोरिक और कार्डिक। एंट्री जो है वो पाइलोरिक से होती है, एग्जिट जो है वो होता है आपका कार्डिक से। तो क्या याद रखना है भाई, एंट्री जो है वो होती है पाइलोरिक से, और एग्जिट जो है वो होता है खाने का कार्डिक से। एक पॉइंट ये पार्ट्स। दूसरा चीज, जो ये वॉल्स है ना, जो हमारे पेट की जो वॉल्स हैं, यहाँ पे गैस्ट्रिक एंजाइम्स जो है वो रिलीज होते हैं, जो कि आपके चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल से रिलीज होते हैं। तो नाम एक बार ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चीफ सेल बोलते हैं, पेप्टिक सेल के नाम से जाना जाता है, या फिर हम इनको बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स। क्या है, ऑक्जेंटिक। तो इनमें से जो भी जिस भी चीज का रिलीज हो रहा है या जो भी आपके एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं वो सारे के सारे गैस्ट्रिक जूस के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं, गैस्ट्रिक जूस के नाम से जाने जाते हैं। तो चीफ सेल, पेप्टिक सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल किस नाम से जाने जाते हैं, गैस्ट्रिक जूस के नाम से यहाँ पे जाने जाते हैं। तो ये सारे एंजाइम्स को रिलीज कर रहे हैं, जिसमें से पेप्टिक सेल जो है ये क्या रिलीज करता है, पेप्सिनोजन। अब आपका ये हो गया दूसरा एंजाइम, ठीक है। पहला आपने अमाइलेज पढ़ा, दूसरा टाइलिन पढ़ा, चलिए टाइलिन को भी इंक्लूड कर लेते हैं, और तीसरा हो गया आपका पेप्सिनोजन। क्या होता है तीसरा, पेप्सिनोजन। तो ये पेप्सिनोजन पेप्टिक सेल्स यानी कि चीफ सेल से निकलता है, और ऑक्जेंटिक सेल्स जो हैं वो क्या रिलीज करते हैं, HCl। क्या रिलीज करते हैं, HCl। तो जो भी यहाँ पे खाना आएगा, फूड बोलस जो यहाँ पे आएंगी इस जगह पे, उनको इन सारी एक्टिविटीज से, यानी कि जो भी देखो एक चीज याद रखो, जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा ईसोफेगस जो लगभग 2.5 या 25 सेंटीमीटर लिख लीजिए, या इसको अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर
मीटर्स करके लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। 2 मीटर पूरी नहीं होगी, 1 मीटर के आसपास लिख लीजिए, या फिर फीट में जब बात करें तो 2 फीट के आसपास की सबसे लंबी ट्यूब जो है इसको बोला जाता है। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करती है, क्योंकि जहां पे खाना, जैसे मान लीजिए कोई आप तेज तेज खा रहे हो तो बड़े बड़े खाने के जो गोले ना उनको अपने पेट में डाल रहे हो, तो फटाफट ये जो है ना पेट के अंदर ऐसे जाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो शो करता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब खाना अंदर पहुंचेगा तो पेट में 6 सेकंड पहले, यानी कि जब हमने मुंह में ही खाने को चबाना शुरू किया तो हमारे जो केमिकल स्टिमुलस है वो पेट तक चली जाती है और पेट को पता लग जाता है अब अगले 6 से 7 सेकंड के अंदर खाना जो है वो आ जाएगा। इसीलिए हम ये बोलते हैं ना कि जब भी आप खाने को खाएं तो खाने को आप पूरी तरीके से चबाएं, उसको च्युई करिए, क्योंकि अगर खाने को आप बढ़िया तरीके से च्युई करेंगे, चबाएंगे, तो हमारे पेट को पता होगा 6 सेकंड का टाइम मिलेगा। जैसे ही 6 सेकंड का टाइम मिलता है, 6 सेकंड एग्जैक्टली पहले पेट जो है ना वो HCl को रिलीज करना शुरू कर देता है और पेप्सिनोजन को रिलीज करना शुरू कर देता है। समझ गए? पेप्सिन और HCl रिलीज होना शुरू हो गए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए कि ये पेप्सिनोजन HCl की ही मदद से पेप्सिन जो सिक्रीट हो रहा है वो HCl की ही मदद से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पेप्सिनोजन में। तो अब पेट में 2 चीजें होंगी, एक तो पेप्सिनोजन होगा, एक होगा आपके पास HCl मौजूद, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मसला क्या है यहाँ पे कि जब भी हम खाने को पेट में लेके आएंगे तो पेट हमारा जो है वो बोलस को किस में कन्वर्ट कर रहा है? काइम में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या डाइजेशन पूरी हो रही है? पेट में हमारे जो डाइजेशन होती है ना वो आप मान के चलिए कि प्रोटीन की हो रही है। किसकी हो रही है? प्रोटीन की, क्योंकि एंजाइम जो है वो यहाँ पे सिर्फ पेप्सिन मौजूद है और कोई एंजाइम तो है ही नहीं। इसका मतलब जितना भी फूड बॉल्स आई है ना उनका पेट क्या कर रहा है? पेट उसको ऐसे ऐसे बिल्कुल और महीन पीसों और महीन टुकड़ों में उसको कन्वर्ट कर रहा है। तब ये खाना जो है वो कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत के अंदर। तो छोटी आंत से पहले खाली अमाइलेज जो है ना वो काम किया होता है और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन पे काम किया होता है। तो अब तक 2 चीजें समझ आ चुकी हैं कि जब भी हम अमाइलेज शब्द लिख रहे हैं, अमाइलेज शब्द लिख रहे हैं तो वो हम लिख रहे हैं अपने कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च के लिए, राइट। और जब भी हम पेप्सिन शब्द जो है वो लिख रहे हैं वो हम लिख रहे हैं किसके लिए? अपने प्रोटीन के लिए। इतनी चीज समझ आ गई कि नहीं आई? बताइए, कहीं पे ऐसा कोई पॉइंट जो आपका जो है वो छूटा हो या लग रहा हो नहीं वो चीज हमें नहीं समझ आई तो वो एक बार पूछिए। उसके अलावा हम इस वाले सेगमेंट की कल बात करेंगे, तो इसकी मैं अभी कोई बात यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। आपका खाना जो है वो पेट तक पहुंच चुका है, राइट। अब कल की बात यहाँ से शुरू कर लेंगे, या छोटी आंत के ऊपर भी हम कल से ही शुरू करेंगे। इतना सेगमेंट क्लियर है? यहाँ पे अब हम जो है ना कल की क्लास में पूरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के साथ समझेंगे तो हमको चीजें समझ आएंगी। पेट में खाना जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाएगा, जहाँ पे ये दोनों मिलके काम कर रहे होंगे। कौन दोनों? लिवर जो है वो मिलके, लिवर यहाँ पे काम कर रहा होगा और हमारा जो गॉल ब्लैडर है वो लिवर के साथ चिपक के यहाँ पे एक ही फैट को डाइजेस्ट करने का काम कर रहा है। और हमारी जो पैनक्रियाज हैं जो पेट के पीछे मौजूद हैं, हमारी पैनक्रियाज आपकी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर समझ लीजिए या एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बोली जाती है। ये पैनक्रियाज एक्सोक्राइन एंडोक्राइन यानी कि हेट्रोक्राइन का फंक्शन कंप्लीट करती हैं, या हेट्रोक्राइन जो एक्टिविटीज है ना, या हेट्रोक्राइन मिश्रित ग्रंथि जिसे कहते हैं उसका काम करती हैं। तो फाइनली ये जितने भी आपके एंजाइम्स निकल रहे हैं ना, आपकी स्क्रीन पे आपको इतने एंजाइम्स लिखे हैं कि शायद ढंग से दिख भी नहीं रहे होंगे, है ना। ये आपके सारे एंजाइम्स हैं जो लार ग्रंथि के द्वारा, जठर रस यानी कि अमाशय के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा, गैस्ट्रिक जूसेस या लिवर के द्वारा आपके सिक्रीट यहाँ पे किए जाते हैं। स्टमक चेंजेस बोलस टू काइम। अब जो भी पॉइंट्स हैं उनको याद रख लीजिए। शुरू से अगर हम बात करें तो फूड गिव्स अस एनर्जी जो एटीपी के फॉर्म में होती है। हमारे माउथ में मैग्जिला, ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं, ऊपर वाले जबड़े को मैग्जिला बोला जाता है जो हिलता नहीं है। नीचे वाला जबड़ा मैंडिबल बोला जाता है तो जो हिलता है। तो हम खाना खाएंगे और दांतों की मदद से जब खाने को चबाएंगे तो हमारा मैंडिबल ये वाला हिस्सा, हमारे दांत, हमारी जीभ, हमारा पैरोटिड, ये वाले जो ग्लैंड्स होते हैं ये काम करते हैं, जिसमें दांतों की मदद से हमने खाने को क्रश कर दिया,
चबा दिया, एकदम दबा दिया खाने को, और उसके बाद सलाइवरी अमाइलेज से इसको, या सलाइवरी ग्लैंड जो है वो इसमें मिल गया। टाइलिन और अमाइलेज दो एंजाइम्स इसमें मिल जाते हैं, तो खाना जो हम बड़े बड़े ऐसे गसे खा रहे हैं ना, उसको हमने कार्बोहाइड्रेट को या जटिल चीजों को हमने स्मॉल चीजों में तोड़ा। इसीलिए बोला जाता है खाना आप कम से कम मुंह में, जो रोटी का टुकड़ा आपने रखा है उसको 10 बार जो है वो घुमाना है। जब आपने उसको ऐसे घुमाया, उसको चबाया, ईसोफेगस से उतरा। ईसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि आपकी रिगर्जिटेशन को रोकती है, पहली बात, और दूसरा पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट दिखाती है। तो वो उसका वीडियो मैं आपको कल दिखाऊंगी कि पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट या खाना बेसिकली उतरता कैसे है। और खाना जो है वो पूरा नीचे की तरफ यहाँ पे जाएगा, नीचे उतर जाएगा खाना पूरा। खाना स्टमक में जाएगा जहां पे HCl और पेप्सिनोजन उसका स्वागत कर रहे हैं उस खाने को डाइजेस्ट करवाने के लिए। HCl एक तो काम कर रहा है पेप्सिन को पेप्सिनोजन में कन्वर्ट करने का, दूसरा HCl पेट की वॉल जो है उसको प्रोटेक्ट करता है, और तीसरा HCl खाने में मौजूद जितने भी वायरसेस और बैक्टीरियाज हैं उनको मारने का भी काम करता है। हो गया। अब खाना जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, डिओडेनम में जाएगा, जहां पे डिओडेनम में लिवर और पेनक्रियाज जो है उसका इंतजार कर रहा है। तो ये इंतजार हम कल खत्म करवाएंगे आपका। आज जो है वो आप यहाँ पे रिवाइज कर लीजिए और सारी चीजें जो है वो आपका यहाँ पे होगा। ले भाई, इन्हें और भी हिंदी चाहिए, इससे ज्यादा हिंदी नहीं हो पाएगा। अगर ये भी सर के ऊपर से जा रहा है तो सर के अंदर से फिर कुछ नहीं जा पाएगा भैया तुम्हारे रंजीत। बिल्कुल इसके ऊपर नहीं हो सकता, इससे ज्यादा हिंदी ना आपको ना कोई पढ़ा पाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में। बायोलॉजी में, हिंदी में टेक्निकल वर्ड्स आपके एग्जाम में आते ही नहीं है। साफ से सुन लो आप, आपको कोई ब्रहांद्र, शुद्रांध्र, ररंधक या अग्र चर्वणक लिख के नहीं देगा। तो जो टेक्निकल वर्ड्स है ना उनको समझो, और समझना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे काम करोगे। ऊपर आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप जो है ना उसको यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, और इसी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको जो क्लास है ना वो आपको मिल जाएगी। जितनी भी PDF है जो भी आपकी क्लास जो है वो आपकी जो और भी क्लासेस होती हैं उनका टोटल PDF जो है वो आपका यहीं पे अपडेट हो जाता है। पूरा पार्ट एक बार याद रखिए, इसी तरीके से आपकी ये क्लास जो है वो जाएगी। कल मैं आपका ये सारा सेगमेंट जो है वो कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो कल की थ्योरी जो है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की होगी, जिसमें हम फोकस करेंगे लिवर और पेनक्रियाज के ऊपर। किस पे? लिवर और पेनक्रियाज के ऊपर। देखिए एग्जाम ना आपके किसी टीचर का मोहताज नहीं होता है। तो कई लोग यहाँ पे कुछ कुछ लिख रहे हैं ना, भैया आप किसी के भी टीचर हो, एग्जाम ना किसी टीचर का मोहताज नहीं होता। एग्जाम जो है ना वो समझ का मोहताज होता है, कितना आपको समझ आया। और ये समझ आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे अगर उतार पाए तो आपको समझ आया। फैक्ट्स पे अगर आप उतारे तो मतलब ये नहीं, फैक्ट्स तो आपके कोई भी लर्न कर सकता है, लेकिन एप्लीकेशन बेसिस पे अगर आप चीजों को उतार पाए ना तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज जो है ना वो अच्छी रहेगी। तो ये ठीक है ना, यहाँ पे आप लोगों को समझ आया ना, मेजॉरिटी को समझ आया, समझ आ गया ये चैप्टर। अब कल जो है वो पूरा समझ आ जाएगा। तो मैं एक बार पूरा जो है ना वो पार्ट आपका रिवाइज जो है ना वो यहाँ पे करवा दूंगी, ठीक है। पूरा जो है वो रिवाइज कर लेंगे। चलिए 6 PM की क्लास में आना है। मिक्स क्वेश्चन जनरल साइंस के जो है वो इसमें करते हैं। तो कई लोगों को ये शिकायत होती है भाई आप थ्योरी क्यों करा रही हो। तो हम थ्योरी इसलिए करा रहे हैं ताकि भाई बड़े सारे बच्चों को समझ आए। लेकिन ऐसा है कि अगर आपको थ्योरी पहले ही पूरी समझ आ चुकी है तो आइए ना आंसर दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर दीजिए। जिन क्वेश्चंस को पढ़ते के साथ ही समझ आता था, भाई ये लेवल होता है साइंस का। ऐसे क्वेश्चन इस क्लास में कराए जाते हैं। साइंस का असल मतलब क्या है ना वो इस क्लास के अंदर आपको समझ आ जाएगा। तो आप किसी के भी स्टूडेंट हैं, एक बार 25 में से 25 लाके तो दिखाइए, तब हम जाने ना आप इनके स्टूडेंट हैं या उनके स्टूडेंट हैं। समझ गए ना? ये पूरा का पूरा आपको ना यहाँ पे समझ आएगा। जो भी मैंने क्या बोला, अगर आप 9th क्लास में हैं तो भी ये क्लास आप लोग के लिए बेनिफिशियल है। अगर आप मैट्रिक्स का पेपर देने लग रहे हैं, SSC का या रेलवे का पेपर दे रहे हैं, या फिर आप स्टेट सर्विसेज दे रहे हैं, या आप UPSC भी दे रहे हैं ना, यही लेवल आपका रहेगा। क्योंकि मैं इसमें कुछ भी छोड़ नहीं रही हूँ। 0 to एडवांस वाला कोर्स है ये, 0 to एडवांस। तो अगर बायो जिंदगी में कभी नहीं पढ़े हैं ना तो भी समझ आएगा, बशर्ते समझना हो आपको तो, है ना। तो यहाँ पे आपकी दूसरी क्लास 6 PM पे आ जाएगी। देखिए समझने से चीजें समझ आएंगी, यहाँ पे टेक्निकलिटी है नहीं। जब हम पहले दिन कुछ भी पढ़ते हैं तो हमको मुश्किलात आती है। तो 2-3 क्लासेस जब हम करने लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं, सबसे पहली बात अगर हमें इंटरेस्ट आ रहा है ना, जो मैंने पढ़ाया उसमें आपको इंटरेस्ट है, जो मैंने बोल रही हूँ वो आपके जहन में उतर रहा है ना, तो चीजें धीरे धीरे समझ आएंगी। 2-3 क्लासेस के बाद आप लोग को बिल्कुल यहाँ पे
अच्छे से हो जाएगा और चीजें आपकी सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगी। तो हेयर विल कंप्लीट दी 43 चैप्टर्स, जो कि 2-2 दिन में भी अगर होते हैं तो आराम से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। शिप्रा 10 कोड आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए कर लीजिए, क्योंकि एसएससी सेगमेंट में भी मेरी साइंस की क्लासेस जो हैं वो चलती हैं। तो सब्सक्रिप्शन वाले बच्चों को मैं बता दूं भाई आपकी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैं पूरे चैप्टर की जो पीडीएफ है वो कल जो है वो अपडेट करूंगी, तो चैप्टर ओवर होने के बाद आपकी पीडीएफ जो है वो अपडेट हो जाएगी और साथ में उसके एमसीक्यूज जो है वो 6 बजे वाली क्लास में हो जाएंगे। तो आपका जो है ना 2-3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट आपका होके जाया करेगा। आपकी जो पीडीएफ मिलेगी ना वो इंग्लिश और हिंदी मिलेगी। इंग्लिश वाले बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी और हिंदी वाले बच्चों को भी कतई कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पीडीएफ का तो आप इशू नहीं है, पीडीएफ हाँ फ्री, क्या फ्री में, ठीक है, लेके आएंगे 25 में से 25 लेके आइए। पीडीएफ जो है ना वो आपकी टेलीग्राम ग्रुप पे, अब नहीं, जब तक मैं ना समझाऊं ना पीडीएफ खोल के नहीं देखनी भाई। ये केमिस्ट्री नहीं है जिसकी पीडीएफ मैंने सारी एक साथ ही अपडेट कर दी, ये है बायो। तो जब तक पूरा चैप्टर मैं ना समझा दूं आप पीडीएफ नहीं खोलना। पीडीएफ खोलते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर कुछ का कुछ ही पढ़ लेते हैं, कुछ समझ आता है। तो पहले मैं पढ़ा दूंगी, फिर उसी दिन शाम को अपडेट कर दूंगी उसी टाइम, फिर आप पढ़ लेना और 6 बजे वाली क्लास में टेस्ट दे देना। बस इतना सा काम करना है। क्लास जो है ना वो आपकी डेली होगी। क्लास का टेंशन देखो कहीं पे भी मत लो। अब ये पीछे जो क्लास ली थी वो ऐसे एक दिन जा रहा है, कुछ कुछ हो रहा है, तो वो कुछ कुछ गड़बड़ हो जाती है। इस क्लास के लिए आपकी कोई गड़बड़ नहीं होगी एक्सेप्ट संडे। ये क्लास आपकी किसी भी दिन बंद नहीं होगी, है ना। हर दिन आप लोग के लिए टॉपिक वाइज चीजें जो हैं वो आएंगी। तो क्वेश्चन आपके भैया क्वेश्चन 6 बजे की क्लास में अनअकैडमी के सेशन पे टेलीग्राम लिंक जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। 6 बजे की क्लास का जो सेशन है उसका लिंक वहां पे आपका अपडेट हो जाएगा। तो आपकी चैट सेक्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसको अपडेट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको मिलती हूँ इसी क्लास के लिए, डाइजेस्टिव ग्लैंड के लिए कल। तब तक आप पढ़ते रहिए, चीजें सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।